कि आज ये पूरे राजस्थान के लिए बहुत गर्व का विषय है कि हमारे चेयरमैन डॉक्टर कीर्ति जैन साहब, जो कि संस्था के चेयरमैन होने के साथ साथ ही विश्व स्तर पर एक जाने माने कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, और आप पिछले 20 से ज़्यादा वर्षों से राजस्थान और ख़ास तौर से उदयपुर का जो हमारा ये आदिवासी संभाग है, वहाँ स्वास्थ्य की नई सुविधाएं कैसे आ सकती हैं, नई तकनीक कैसे आ सकती हैं, गंभीर बीमारियां जिनके उपचार यहाँ पे उपलब्ध नहीं हैं, वो उपचार यहाँ कैसे कराए जा सकते हैं, ये इनका एक बहुत बड़ा विषय रहा है। और सबसे बड़ी बात जो सर के बारे में है वो ये है कि चूँकि ये एक आदिवासी इलाका है, चूँकि यहाँ के लोगों की आय कम है, चूँकि यहाँ के लोगों की पहुँच कम है, इसीलिए उनको निम्न स्तर की चिकित्सा सुविधाएं दे दी जाए, ये विचार इनका कभी नहीं रहा। और इसीलिए जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, ये प्रांगण राजस्थान के अपने दक्षिण राजस्थान का पहला कैंसर हॉस्पिटल था, और जो यहाँ पे रेडियोथेरेपी मशीन स्थापित की गई थी वो भी दक्षिण राजस्थान की पहली कैंसर मशीन और पहला हॉस्पिटल था। उसी कड़ी में 7, 8, 9 सालों में तकरीबन 60,000 कैंसर के मरीजों के सफल उपचार के बाद, जिसमें 30,000 से ज़्यादा कैंसर के मरीजों का इस प्रांगण में भर्ती हुआ है और उपचार हुआ है। इतनी लंबी यात्रा के बाद डॉक्टर जैन सर आज की तारीख में पूरे विश्व में कैंसर के उपचार के लिए रेडियोथेरेपी की जो सबसे अच्छी मशीन है, उस मशीन को आज राजस्थान में पहली बार उदयपुर में लाए हैं। ये क्रेडिट डॉक्टर जैन साहब को जाता है। तो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें आज हमारे चेयरमैन डॉक्टर कीर्ति जैन सर, जो कि अपने आप में हस्ताक्षर हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, साथ ही आपके साथ पधारे हैं WHO से डॉक्टर पार्था बासु, आप फ्रांस से पधारे हैं। हमारे बीच में है डॉक्टर पुरुषोत्तम प्रोफेसर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, किंग्स कॉलेज लंदन से पधारे हुए हैं। हमारे बीच में है डॉक्टर स्वामीनाथन प्रोफेसर एंड HOD हैं। आप डिपार्टमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी और बायोस्टेटिक्स एसोसिएट डायरेक्टर कैंसर इंस्टीट्यूट अडियार से हैं। कार्किनोस के हमारे बीच में डॉक्टर गीता जैक हैं, मैडम सीनियर कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर ऑफ पॉपुलेशन रिसर्च कार्किनोस से हैं। हमारे बीच में है डॉक्टर मोनी अब्राहम मेडिकल डायरेक्टर और CEO है कार्किनोस केरला से। मीडिया के साथी परेशान ना हो, मैं जल्दी नाम लिए हैं, परंतु प्रेस नोट में सारी जानकारी आपके साथ लिखित में उपलब्ध रहेगी। तो साथियों, मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हूं, पर आपको ये बताना चाहता हूं कि जनरली इस तरह की बड़ी टेक्नोलॉजी जो आती है वो बड़े शहरों में आती है, जहाँ लोगों की अफोर्डेबिलिटी हो, लोग उपचार का खर्चा उठा सकें। उसको आप बिजनेस डिसीजन कह सकते हैं। अगर बिजनेस डिसीजन होता तो निश्चित रूप से ये मशीन राजस्थान की पहली मशीन इस ट्राइबल एरिया में, जहाँ तकरीबन 60% पॉपुलेशन हमारी ट्राइबल है, ये मशीन हमारे को यहाँ कभी नहीं मिलती। परंतु ये बिजनेस डिसीजन नहीं होकर आप कह सकते हैं कि जो बेस्ट मशीन है पूरी दुनिया की, वो बेस्ट मशीन हमारे राजस्थान में उदयपुर में उपलब्ध हो, इस विचारधारा के साथ ये मशीन यहाँ उपलब्ध कराई गई है। इस मशीन के आने से ये एक सी चेंज बोलते हैं, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है कैंसर के उपचार के लिए। 2 तरह से उपचार कैसे किया जाएगा, और उपचार लेने वाले मरीजों को जो समय का दुख होता था, किसी के उपचार में आधा घंटा पौन घंटा लग रहा है, वो उपचार कैंसर के मरीजों को अगर 5 और 7 मिनट में लग जाए तो उसकी ज़िंदगी बदल जाए। तो इन 2 आयाम पे ये मशीन पुराने ट्रीटमेंट से कैसे बेहतर है, क्या नई चीज़ें उपलब्ध होगी, कैसे कैंसर के रोगियों को लाभ मिलेगा, ये आपके जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का भागीदार मैं भी बनता हूँ। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि डॉक्टर कीर्ति जैन सर, जो हमारे चेयरमैन हैं, सर हमें सामान्य भाषा में ये समझाएं कि ये मशीन कैसे एक आप कह सकते हैं कि जो दिशा बदलने वाली मशीन है, कैसे लोगों को इसका फ़ायदा होगा। हमारी नई सोच, जिस टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड के एक्सपर्ट यहाँ पे हों, जिस फील्ड में वर्ल्ड के एक्सपर्ट हैं, वहाँ पे नेता बुला के इनका अपमान करना होगा। और इसलिए हमने आज किसी भी पॉलिटिकल ऑपरेटिव को इन्वाइट नहीं किया, बल्कि जो वर्ल्ड के कैंसर में टॉप पीपल है, आपने कभी हरियाणा
रिसर्च सेंटर का नाम सुना हो, तमिलनाडु, वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। उसके डिप्टी हैं WHO इंटरनेशनल एजेंसी फॉर कैंसर रिसर्च, वर्ल्ड की टॉप वाली कैंसर की रिसर्च में, वहाँ से डॉक्टर बासु बता रहे हैं कार्किनों से बड़ा नई थिंकिंग है कैंसर में डेवलप हो रही है। वहाँ से कई लोग मिला कर तो मैं ये सोचना चाहता हूँ कि हमारी सोच थोड़ी सी अलग है कि जो इतनी बड़ी हमारे लिए स्टेप है आज, हम आप सबकी प्रेजेंस में कराना वेरी हैप्पी हो। विद दैट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा समझें, मैं 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा, पर समझें कि ये क्या है और क्यों है। 8 साल से कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो रहा है। 1960 में पहली मशीन आई थी कोबाल्ट, और हो सकता है आप लोगों ने 2-3 साल पहले तक उसके सिवाय कोई नाम नहीं सुना। तो लीनियर एक्सीलरेटर करीब समझ लो 2000 के आसपास, वो है टोमोथेरेपी, वो मैं आपको बताना चाहूँगा क्यों। CT तो ये रेडिएशन मशीन और CT स्कैन का कॉम्बिनेशन है, पर सिर्फ ये नहीं है, इसमें बहुत सारे और चीज़ें, जैसे लीनियर एक्सीलरेटर कोबाल्ट में एक बीम एक तरफ से निकलती है और वो थोड़ी सी पेशेंट के अराउंड थोड़ा सा घूमती भी है, पर एक ही बीम से ट्रीट होता है। टोमोथेरेपी में 1 सेकंड में वो मशीन पेशेंट के चारों तरफ 10 बार घूम जाए, 1 सेकंड, और हर बार 0.1 मिलीमीटर मतलब 1 इंच का 25वां हिस्सा है, उससे भी कम थोड़ा होगा, और उस एक चक्कर में जो 1/10 ऑफ ए सेकंड में होता है 51 बार बीम्स अलग अलग डायरेक्शन लाखों बीम से कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है वो मैं बताऊँ। ट्यूमर को मिल रही है, समझ रहे हैं आप? तो हाँ चलिए आगे कर। उधर से भेजो, उधर से भेजो, कैसे भी भेजो, सबको इक्वल डोज दें, ठीक है? Various configurations can be used in an effort to treat the tumor and avoid the हम कह रहे हैं कि जो क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं जो नॉर्मल टिश्यू के, उसको भी उतनी ही डोज मिल रही है जितना ट्यूमर को मिल रही है। यहाँ इसको जारी हर एक को हम प्रोग्राम कर सकते हैं कि ऑन रहेगी एक डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में ऑफ रहेगी। आप 360 डिग्री में 360 डेफिनेशन दे सकते हैं। आप चाहें तो जहाँ चाहें ऑन करते हैं, जहाँ चाहें वो, हम ऐसे नहीं, वेरी सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर्स जो ये सब डिसाइड करते हैं, तो अपन बैठे हो करेंगे 2-4 साल लग रहे हैं। स्ट्रक्चर्स बचा लिए, उसका एक दूसरा फायदा भी, जब क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स बच गए तो आप ट्यूमर को ज़्यादा डोज दे सकते हैं, क्योंकि आपकी सेफ्टी का मार्जिन बहुत बढ़ेगा, एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ टोमोथेरेपी। इसलिए मेरे बहुत खुशी है कि आज हम ये गैदर हुए हैं, हम स्टार्ट दैट as the first in the state, as the best in the world and first in the state. अब आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें, आप सब गैदर टोमोथेरेपी नहीं हुए थे, सब लोग इसलिए हुए थे कि इस स्टेट में, अपने स्टेट में जो गरीबी है और लोग कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं ला पाते हैं, उसके लिए सोच करके आता था कि कैसे इनके बैरियर
ये बात कर रहे थे कि कैसे गरीबों को कोई कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर प्रिवेंशन, कैंसर डिटेक्शन हो। ये समझ लो पूरा स्पेक्ट्रम है जिसको हम नेविगेट कर रहे हैं। कोशिका के ऊपर सैकड़ों टारगेट्स हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट ड्रग्स बना रहे हैं, which is like a shot from the rifle. Okay, sir. So the next question is, you said that in most of the treatments of cancer, it is a treatment, not a cure. So now, Very good question. so is it wrong to be a cure? One word, wrong. Majority in early stages, almost 100% of cancers are cured. Early stage. Give you an example of breast cancer. Early stage, 99% curability. I want to repeat that. Curability. Stage 4, probably 1% curability. If that. तो स्टेज का बहुत फर्क पड़ता है। ओवरऑल वेस्टर्न कंट्रीज में 70 to 75% ऑफ कैंसर्स आर क्योर्ड टुडे। आज की तारीख में 70 से 75%। और हमारे यहाँ उल्टा 20 से 25% इफ दैट। उसका रीजन है लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ अर्ली डिटेक्शन, लैक ऑफ एक्सेस टू ट्रीटमेंट, लैक ऑफ अर्ली डायग्नोसिस वगैरह वगैरह। You can go through the list, but the scenario is totally reversed. But I like Dr. Basu to comment on that because he is the man who is improving access to cancer. नमस्कार, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, क्षमा कीजिएगा। जैसे कि डॉक्टर जैन ने बताया, कैंसर एक बीमारी है जिसका पूरी तरह से क्योर हो सकता है, लेकिन हमारे देश में, सिर्फ हमारे देश में नहीं है, ऐसे बहुत सारे देश है जिसको हम कहते हैं उन्नयनशील देश है, उनमें ये प्रॉब्लम है। एक तो डिटेक्शन बहुत लेट होता है। क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो अवेयरनेस की कमी है, लेकिन अवेयरनेस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनके लिए वो जगह जहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन होगा, जहाँ पे जांच होगा, उस एक्सेस हमने नहीं क्रिएट कर पाए। हम यहाँ पे गोमुंडा में गए हैं, अपने जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे गए हैं, वहाँ से किसी महिलाओं को उसको मालूम है कि कुछ खराब कुछ है, लेकिन उनको आना पड़ता है उधरपुर सिटी में, जिसके लिए उनको टाइम चाहिए, उसको किसी के साथ आना चाहिए और उसके लिए और भी तो ये एक बैरियर है उनके लिए पहुंचना जहां पे वो डायग्नोसिस हो सके। तो ये सारे बैरियर को ओवरकम करके उसके बाद उसका डायग्नोसिस हो जाए, उसके बाद भी क्या होता है, उनको ट्रीटमेंट के लिए वो सही जगह नहीं मिलता है जहाँ पे ये ट्रीटमेंट अफोर्डेबल होगा। पुरुष में जागरूकता एकदम नहीं है, उनको मालूम है, लेकिन उनके पास वो एक्सेस नहीं है कि वो जल्दी कहीं पे पहुंच सके। कहीं पर पहुंच नहीं किया तो वहाँ पे 3 महीने का वेटिंग लिस्ट है। बहुत सारे इंडिया का मोस्टली कैंसर सेंटर में 3 महीने का वेटिंग लिस्ट है रेडिएशन। अर्ली स्टेज से लेट स्टेज हो जाता है और उसके बाद ट्रीटमेंट चालू भी करता है, लेकिन यहाँ से मान लीजिएगा अहमदाबाद में जाके किसी को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तो उसको रहने के लिए जगह डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, द ट्रीटमेंट फैसिलिटी, दैट अपग्रेडेड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज आर अवेलेबल क्लोज टू द कम्युनिटी। दैट इज समथिंग very much necessary for a country like India, and is made in this hospital by Dr. Preeti Jain. I think that's very commendable. I hope this will create that access, that affordable cancer therapy opportunity for the population in and around Udaipur. देखिए कैंसर हम कहते हैं टोबैको से होता है, कुछ कैंसर से टोबैको, पर उसका एक्चुअल मैकेनिज्म आप ढूंढे, टोबैको में जो केमिकल्स हैं वो डैमेज करते हैं अपने जीन्स
50 और कारण है। तो कई बार इनहेरिटेड जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती है जो बच्चे में पेरेंट्स से आती है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक पेरेंट में साइलेंट है, दूसरे में भी साइलेंट है, पर दोनों मिल जाए तो वो एक्टिव हो जाती है। इस तरह के जो जेनेटिक चेंजेस होते हैं तो कई बार रेयरली न्यूबॉर्न में ल्यूकीमिया हो जाता है। 50% ज़्यादा रखा पर हमारे जो कह रहे हैं आप फिक्र मत करो, आपको 50%, 40%, 30% हमको यूज़ करना, हमको मरीजों को इस वजह से नहीं जाने देंगे कि दे कैन नॉट अफोर्ड। दैट इज द प्रॉब्लम। सर ट्रीटमेंट आप आई होप सो। वो तो मैं कंट्रोल नहीं करता हूँ, ये जरूर कंट्रोल करता हूँ कि किसी चिरंजीवी वाले को ज़रूरत है तो देंगे। चिरंजीवी जो योजना है उसमें मतलब कैंसर ट्रीटमेंट है उसमें चिरंजीवी में, तो क्या टोमोथेरेपी या पर्टिकुलर टोमो का कोड नहीं है चिरंजीवी में, हालांकि कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, क्या नाम है, आयुष्मान, उसमें मेरे को कहा गया उसमें टोमो का कोड है। पर इर्रेस्पेक्टिव हमारा पॉइंट ये है कि चाहे कोड है कोड नहीं है, किसी को टोमोथेरेपी की जरूरत है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपने बताया कि कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट्स के लिए टोमोथेरेपी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आपके नॉर्मल टिश्यू को बचाना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल टिश्यू भी बचाया तो आपकी डोज लिमिट हो जाएगी, कैंसर भी सर्वाइव करेगा। कैंसर को डोज ज़्यादा देने के लिए नॉर्मल टिश्यू को बचाना जरूरी है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ आपको कैंसर में, क्योंकि यहाँ पे कितने सारे क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, 15, 20, 25, 30 तो मसल्स हैं जिसको स्वॉलोइंग के लिए काम आती है, ट्रेकिया है, फूड पाइप है, सैलिवरी ग्लैंड्स एंड सो ऑन सो। तो यहाँ उसका जो ट्रीटमेंट प्लान था इज एक्सीडिंगली कॉम्प्लेक्स। तो टोमोथेरेपी इज वंडरफुल फॉर हेड एंड नेक। तो चाहे वो उसके पास चिरंजीवी हो या नहीं हो, जिसको ज़रूरत है, हम इसका कारण बताता हूँ कि मैंने बताया ना कैंसर कैसे होता है। जीन्स तो आप सब लोग जानते हैं, अगर सेल कोशिका में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं कि आपके बाल काले हैं वो जीन्स की वजह से, मेरी नाक लंबी वो जीन्स की वजह से। तो जीन्स डिफाइन एवरी कैरेक्टरिस्टिक वी हैव, ऐसे 25,000 जीन्स। जैसे जैसे हम जिंदा रहते हैं, जब ज़्यादा जिंदा रहते हैं तो ज़्यादा चीज़ों से एक्सपोजर होता है और जीन्स में डिफेक्ट करते जाते हैं। अब हम ज़्यादा जिंदा रहने लगे, जब लोग 25 साल के मर जाते हैं तो उनमें कैंसर कम होता था, अब 75 साल के होकर मरते हैं तो ज़्यादा होता है कैंसर, क्योंकि उतना लंबा टाइम एक्सपोजर हुआ है केमिकल्स को, रेडिएशन को, सनलाइट रेडिएशन को, वगैरह वगैरह एवरीथिंग, चाहे खाने में या चाहे एनवायरनमेंट में। तो हम जितना ज़्यादा जी रहे हैं उतना ही कैंसर बढ़ेगा, और उस चीज़ का आज की तारीख में कोई कार्ड नहीं है। हाँ, उस डैमेज को आप कम कर सकते हो, सही खाओ, सही रहो, सही एक्सरसाइज करो, ये सब चीज़ों से कम हो सकता है, क्योंकि वो डैमेज कम हो सकता है। पर जैसे जैसे वो जीन्स को डैमेज होगी, कैंसर का इंसिडेंस बढ़ेगा, और हम जितना ज़्यादा जिएंगे उतना ही चांस बढ़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपनी लाइफ टाइम में कैंसर नहीं करूँगा। तो पर कैंसर का ट्रीटमेंट इम्प्रूव हो रहा है, कैंसर का अर्ली डिटेक्शन बढ़ रहा है, कैंसर को प्रिवेंट करने में हमारा हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लॉट। सो 100% क्योर चाहते हैं कैंसर का, तो वह प्रिवेंशन। Cervix cancer, वो 80-90% of caused by human papilloma virus. So now there is vaccination available. So if we promote HPV vaccine among young girls, there is a chance that we can eliminate cervical cancer in the future. So cervix cancer you may not get anymore after some time. This is such an important point। मैं एक बार हिंदी में बोलूँगा कि कैंसर सर्विक्स जो औरतों में, रूरल लेडीज में खास कर, नंबर 1 कैंसर किलर है, नंबर 1। लोग तो जानते भी नहीं सर्विक्स क्या होता है, उनके हस्बैंड से जब पूछो सर्विक्स क्या होता है, और नंबर 1 किलर है। दुनिया के 25% कैंसर डेथ लेडीज में कैंसर सर्विक्स है भारत में, और
दैट इज ए क्योर, क्योंकि वो वायरस है, वो वायरस जाके डीएनए को डैमेज करता है, आपके जीन्स को डैमेज करता है, आप वायरस को ब्लॉक कर रहे हो। जो इतनी प्रोग्रेस हो गई आईफोन में, पर कॉस्ट नहीं बढ़ी है, इतनी ये कम हुई है, उसको उस लिहाज से कंपेयर करें कि जितने $1,000 में आपको 15 साल पहले आईफोन मिलता था, तो नए आईफोन की कीमत $50,000 होनी चाहिए, तो नहीं हुई, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है, यूज बढ़ रहा है। सेम थिंग अप्लाइज टू एनीथिंग। हो सकता है आज से 10 साल या 20 साल बाद तो उधर भी 10 करोड़ नहीं मिले, मुझे नहीं मालूम, पर लाइकली दैट हो। दो बातें हैं, चिरंजीवी योजना राजस्थान में लागू है और ये मशीन ही राजस्थान की पहली मशीन है। तो आप कह सकते हैं कि जो पॉलिसी बनती है जिसमें चार्ज कोड बनाए गए होंगे, तो उसमें ये कहीं उनके रेफरेंस में था ही नहीं कि टोमोथेरेपी की कोई मशीन है या वो उसका उपचार उपलब्ध है, तब जाके उसको कोड में डाल। तो मेरा तो आप सभी मित्रों से ये विशेष अनुरोध रहेगा कि इस मशीन के बारे में भी लिखें, टेक्नोलॉजी के बारे में लिखें, और आपकी आवाज़ तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, तो आपकी आवाज़ के द्वारा थोड़ा सा अगर, क्योंकि अभी राजस्थान सरकार को हम क्रेडिट निश्चित रूप से देंगे कि उन्होंने योजनाओं के द्वारा लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचाया है, और अगर आपकी एक कलेक्टिव वॉइस हमारी जाएगी कि टोमोथेरेपी को भी उस चार्ज कोड के द्वारा शामिल कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, उनकी पूरी टीम इसको कहीं अगर शामिल करती है तो गरीब आदिवासी क्षेत्र में लोगों को, क्योंकि उसका बड़ा कारण ये है कि थोड़ा अगर कोड में शामिल हो जाए, और भाई साहब मैं आपको करेक्ट करूँ 25-30 करोड़ रुपये बहुत बड़ी बात होती है सबके लिए, सबके लिए बड़ी बात है, तो ये भी कहीं से अरेंजमेंट करके लोन करके, पर ये था कि उपलब्ध कराया जाए। उसका कारण ये है कि सर 45 साल से यूएस में है, पर आज भी इनका दिल आप कह सकते हो यहीं मेवाड़ में ही है, तो वो एक कारण था। पर दोनों बातें हैं, जो टेक्नोलॉजी ला सकते थे, जो उसके विशेषज्ञ थे, वो इसको ले आए हैं। सरकार थोड़ा सा अगर सिर्फ योजनाओं में अगर इसको शामिल कर लेती है तो भी लाभ होता है। और एक बात और मैं बताता हूँ, जब हमने पहली रेडियोथेरेपी मशीन नीचे स्थापित की थी, तब भी सर ने एक वर्ड यूज़ किया था, नो रिफ्यूजल पॉलिसी। मतलब जिस मरीज की जेब में 5,000 हो, 7,000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, क्योंकि उपचार दूसरे शहरों में 1-1.5 लाख का था, 1-1.5 लाख रुपये बेचारा कहाँ से ला सकता है, योजनाएं भी नहीं थी। तो हमने तो खाखरे के पत्ते में नीचे लोगों को दाल बाटी खिलाते थे यहाँ पे, और एक जने आता था क्योंकि, और खा के लोगों ने उपचार किया। पर उसी का नतीजा है कि लोगों का इतना विश्वास है कि 6 साल पहले जो आप कह सकते हैं यहाँ पे 50 मरीजों का उपचार होता था, उसकी जगह यहाँ पे 20 लाख से ज़्यादा इस कैंपस में मरीजों का पिछले 6 साल में उपचार हुआ। तो मैं दोनों बातें कहना चाहता हूँ। सर चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आई हुई है तो लोगों को लाभ पहुँचाए, सरकार के पास योजनाएं हैं, तो कहीं अगर ये बात पहुँचती है और एक टोमोथेरेपी अगर उसमें शामिल हो जाता है तो ये बड़ी राहत होगी। आज शिक्षक दिवस भी है, और ये डायस शिक्षकों का डायस कह सकते हैं। जब भी मैंने कैंसर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है पिछले 15 साल में, आपके खूब प्रश्न होते हैं इसी तरह के। तो मैं आज, लेकिन हमारे पास थोड़ा समय का भी अभाव है और थोड़ी फोकस भी इसमें है कि आज की टेक्नोलॉजी मशीन के बारे में चर्चा हो। मैं अनुरोध करूँगा कि इतने बड़े जो टीचर्स की ये टीम है, अभी फिर हमें सौभाग्य मिले, मौका मिले कि हम इसके बारे में जान सकें, क्योंकि बीमारी के बारे में अगर हमारी जानकारी होती है, वैज्ञानिक जानकारी, साइंटिफिक जानकारी होती है, तो फिर हम कहीं सुनी बातों से उसका उपचार करने का प्रयास नहीं करते, उसको हम साइंस से डील करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ हाथ कंगन को आरसी क्या, तो अपन देख लेते हैं नीचे चल के वो मशीन जिसके बारे में हमने इतनी बात करी है। तो 5 मिनट के लिए अगर आप सभी जने हमारे साथ उस राउंड पे चलें, हम मशीन का राउंड करेंगे, उसके बाद ये भूख लगने का समय है।
इसमें करीब 150 से 200 टन कंक्रीट लगती है एक वॉल। और इसका रीज़न ये है कि रेडिएशन, ये हाई एनर्जी रेडिएशन है और वो तो कहीं भी किसी भी वॉल के थ्रू चला जाता था। इसमें हाई डेंसिटी कंक्रीट की इतनी थिकनेस होती है, जैसे हमारा नेक्स्ट डोर लीनियर एक्सीलरेटर है, उसमें हाईएस्ट थिकनेस है 8 फीट ऑफ कंक्रीट। तो इसकी थिकनेस इतनी होती है कि देयर इज अ जीरो लीक ऑफ रेडिएशन आउटसाइड दिस वॉल्ट, इसलिए इस वॉल्ट को इतना मोटा बनाते हैं। उसके लिए जो कंक्रीट आती है वो भी एक अलग तरह की कंक्रीट होती है। ये वाली और ये वाली, और डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, मतलब मशीन यहीं पर है राइट साइड में, पर आप देखेंगे हम कॉरिडोर से आते हैं क्योंकि वो जो रेडिएशन है घूम के बाहर नहीं निकली ऐसे। ये वाली वॉल, ये भी वॉल, इतनी चौड़ाई की वॉल है। रेडिएशन चेक किया है आ रहा है। Now that I have your attention, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखा। मशीन के बारे में तो आपको बता चुका हूँ मैं कि इसमें इस गेंट्री में इसमें पेशेंट ये टेबल पूरा मूव होता है और इसमें मैंने जैसा बताया कि 1 सेकंड में 10 बार ये गेंट्री पूरी 360 घूम जाती है और एक घूमने में 51 बीम्स, यानी कि 1 सेकंड में 510 बीम रेडिएशन की निकलती है और एक ही लेवल पे ट्रीट होता है, जिसको 0.1 मिलीमीटर मूवमेंट एक चक्कर में होता है। 0.1 मिलीमीटर, यानी कि 1 सेकंड में 10 मूवमेंट का मतलब 1 मिलीमीटर मूवमेंट। तो यू कैन थिंक ऑफ हाउ मेनी थाउजेंड्स ऑफ बीम्स आर यूज्ड टू क्रिएट व्हाट वी वांट टू क्रिएट। अच्छा, दूसरी चीज़ है, पेशेंट्स को ऐसी जगहों पे बहुत डर लगता है। राइट, पेशेंट को ऐसा लगता है कि मैं घुट रहा हूँ क्योंकि सब तरफ से बंद होती है। अक्सर आपने वार्ड्स देखी है ऐसे, तो एकदम कन्फाइनिंग होती है। तो यहाँ पे हमने थोड़े अब ये वॉल तो 1.5 मीटर कंक्रीट की है, पर जैसे विंडो बनाई है कि जैसे कि लगे कि खुलापन है या फिर ऊपर आसमान है, इस तरह के टचेस दिए हैं जिससे पेशेंट को थोड़ा कंफर्ट रहे, घबराए नहीं। मेनी पेशेंट्स आर क्लॉस्ट्रोफोबिक, यानी कि ये रेडिएशन क्रॉस नहीं करेंगे। नहीं, ये विंडो नहीं है, तो पर्दा है, विंडो नहीं है, ये सिर्फ लाइट है, खाली लाइट है। इसके पीछे पूरी दीवार है। ये उसको लगे कि मैं कहीं अच्छी जगह, एक इल्यूजन है। ये तो 1.5 मीटर कंक्रीट की वॉल है, इसमें कोई विंडो नहीं। ये भ्रम है भाई साहब। और पेशेंट को कंफर्टेबल बनाए। सर, हमारे सेंटर में कई बार पेशेंट के साथ अटेंडेंट होता है, इसमें रह सकता है क्या साथ में? क्योंकि रेडिएशन जो है, हमने इतनी 2-2 मीटर थिकनेस की वॉल बनाई है कंक्रीट की, हाई डेंसिटी कंक्रीट की, इसलिए कि रेडिएशन बिल्कुल लीक नहीं हो। रेडिएशन डैमेज कर सकता है कई तरीके से, तो इसके अंदर रहेगा तो वो रेडिएशन जो स्कैटर होगा थोड़ा बहुत, वो उसका अटेंडेंट रहेगा उसको। तो इसको रिमोटली मॉनिटर करते हैं। फिर ये सब जो टचेस दिए हैं इसलिए कि पेशेंट को थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे। सर, ये 100% गुड सेल्स को सेव करेगी? नहीं, 100% अभी पहुंचे नहीं हम, पर इट्स गेटिंग क्लोजर। तो अभी नहीं, 100% तो नहीं कर सकते क्योंकि सेल 1 मिनट के लिए आप होता तो क्यों नहीं कर सकते। एक सेल कितनी बड़ी होती है? आपने आल्पिन देखी है, उसका हेड जो है ना, उसके ऊपर 10 लाख सेल्स रख सकते हैं। एक लास्ट पॉइंट ये कि इसमें कई बार जो लीनियर एक्सीलरेटर में 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट तक लगते हैं एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, इसमें 5-1 मिनट में सब हो जाए क्योंकि सारा कुछ ऑटोमेटेड है। वो बता दिया सर, सीटी स्कैन का होता है, वो बिल्ट इन है सीटी स्कैन इसमें। सर, इसका पेट स्कैन वाला ही मेथड है क्या, मतलब स्कैन करके डायरेक्टली? पेट स्कैन एक अलग मशीन दैट इज अ डिफरेंट मशीन। हां, एंटायरली डिफरेंट मशीन। वो जांच के लिए, नहीं, इलाज के लिए उसके अंदर इसमें कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन, वो उसको यूज करते हैं टू प्लान ट्रीटमेंट, पर वो जांच के लिए
ट्रीटमेंट ठीक है। तो देखिए, कैंसर ट्रीटमेंट में रेडिएशन ट्रीटमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट मोडालिटी है। और प्रॉब्लम उसमें ये है कि उसकी डोज जो चाहिए कई बार क्योर होने के लिए उतनी डोज नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रक्चर जो हैं कई बार बीच में आते हैं, उसके आसपास होते हैं। तो अगर एक लाइन में आपको बताना चाहूँ तो टोमोथेरेपी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी सानी नहीं है, पर इसमें हम कैंसर को ज़्यादा से ज़्यादा डोज दे सकते हैं और नॉर्मल स्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, पर उसका जो एंड रिज़ल्ट है, उसका जो अंतिम रिज़ल्ट है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा डोज कैंसर को दे के कम से कम डोज नॉर्मल स्ट्रक्चर को दो, और अगर कैंसर को ज़्यादा दे सकते हो इस वजह से तो उसकी क्योरेबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाए। किस तरह की मशीन लगाई गई है सर, क्या उसमें लगने वाला है? तो टोमोथेरेपी मशीन के बारे में जानना चाहिए। इसको आप ऐसा समझिए कि सीटी स्कैन और रेडिएशन टेक्नोलॉजी को कंबाइन किया गया। तो आप डेली ट्यूमर को देख सकते हैं। अगर आपने रेडिएशन चालू किया है और 1 सप्ताह बाद 2 सप्ताह बाद वो ट्यूमर श्रिंक हो गया, तो आप उसको वापस से एडजस्ट कर सकते हैं और उस रेडिएशन डोज को और कम कर सकते हैं। तो डेली बेसिस पे उसको एडजस्ट किया जा सकता है और उसको ट्यूमर कैंसर जो होता है वो बड़ा इरेगुलर होता है, अपने एक गेंद जैसा छोटा सा नहीं होता, तो उसके शेप के अकॉर्डिंगली भी एडजस्ट किया जा सकता है। ये इसकी खासियत है। और एक बात जो आपको कही जा सकती है कि राजस्थान में ये पहली बार आई है, तो हमने जो कहा है कि बेस्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन द स्टेट, बड़ा गर्व है इस बात का कि पहली बार पहली जगह राजस्थान और एमपी के बीच पहली मशीन। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।